जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो बहुविकल्पीय टाइप का होगा। इसलिए आप सबकी ज़रूरत को समझते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट वाया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हम पूरे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की नज़र से देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट होगा उससे सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपको सब्जेक्ट की समझ हो जाएगी और दूसरे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। इसी क्रम में मैं आशीष आज आपको मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर नंबर 1 और 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, साथ साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है डैश डैश डैश, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कंसर्न द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी सिस्टम, यूनिट सिस्टम एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। इनमें से मतलब टेक्निकल मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी और लीगल मेट्रोलॉजी में से कौन सी मेट्रोलॉजी है जो क्वालिटी सिस्टम, यूनिट सिस्टम और यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए काम करती है? देखिए जो आपकी ये मेट्रोलॉजी होती है ना, ये कई टाइप की होती है। उनमें से 4 टाइप की मेट्रोलॉजी आपके पास लिखी हुई है: टेक्निकल मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी और लीगल मेट्रोलॉजी। इसके अलावा भी कई टाइप की मेट्रोलॉजी होती है। ठीक, जैसे कि हम लोग टेक्निकल मेट्रोलॉजी की बात करते हैं। टेक्निकल मेट्रोलॉजी जो टेक्निकल लैब वगैरह है ना, वहाँ पे यूज होती है। टेक्निकल इन द सेंस, इन द टर्म ऑफ एजुकेशन। ठीक, टेक्निकल मेट्रोलॉजी। इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी वहाँ पे यूज होती है जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क हो रहा होता है, जैसे कि वर्कशॉप हो गया। ठीक, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी क्या है? ये वो मेट्रोलॉजी की ब्रांच है जो यूनिट सिस्टम और मेजरमेंट्स के नए नए सिस्टम की खोज करती है। ठीक, और लीगल मेट्रोलॉजी जो लीगल टर्मिनोलॉजी में यूज होती है, उसको हम लोग लीगल मेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो हमने जो एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से आपको क्या समझ में आया? कि साइंटिफिक मेट्रोलॉजी कंसर्न द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी सिस्टम, यूनिट सिस्टम एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक, तो साइंटिफिक मेट्रोलॉजी नए टाइप के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और यूनिट सिस्टम के लिए काम करेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेट्रोलॉजी। तो पहले सवाल का जो राइट आंसर क्या है? साइंटिफिक मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फॉर चेकिंग द फ्लैटनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मार्क द सरफेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लैटनेस को जब आप चेक करते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप क्या करते हैं? सरफेस की मार्किंग करते हैं। ठीक, देखिए सरफेस की मार्किंग के लिए हम लोग ये जो रशियन ब्लू है ना, इसका यूज करते हैं। आंसर क्या है? रशियन ब्लू। आपको याद रखना है हर हालत में कि फ्लैटनेस को जब चेक करते हैं तो मार्किंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? सरफेस को मार्क करने के लिए रशियन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 3, द एबिलिटी बाय विच अ मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट इज कॉल्ड। देखिए क्या है कि जब कभी भी आप कुछ मेजर कर रहे होते हैं ना, तो अगर स्मॉल डिफरेंस को भी जिस इक्विपमेंट से आप मेजर कर ले रहे हैं, तो ये उस इक्विपमेंट की कौन सी क्वालिटी होगी? ठीक, ऑप्शन है आपके डैम्पिंग, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी या नन ऑफ द अबव। देखिए अगर स्मॉल डिफरेंस को भी आप पिक का इंस्ट्रूमेंट पिक कर ले रहा है, छोटे से छोटा डिफरेंस को भी, तो उस वो क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट इज सेंसिटिव।
ज़्यादा सेंसिटिव हो गया इंस्ट्रूमेंट ना, अगर छोटे से छोटे डिफरेंस को भी इंस्ट्रूमेंट पिक कर ले रहा है। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 4, टू कंपेयर एन अननोन विद अ स्टैंडर्ड थ्रू अ कैलिब्रेटेड सिस्टम इज कॉल्ड। देखिए कैलिब्रेट क्या बोलते हैं ना, कंपेयर दो तरीके का होता है, डायरेक्ट कंपेरिजन और इनडायरेक्ट कंपेरिजन। कब करते हैं? जब आपको किसी अननोन सिस्टम की डायमेंशंस को पता लगाना होता है। जैसे कि आपके पास पेन है, उस पेन का डायमीटर कितना है, ठीक, तो इसको आप कहाँ पे मेजर करने जाएंगे? वायर गेज पे लेके जाएंगे और वायर गेज से इसका जो डायमीटर होगा उसको मेजर कर लेंगे। इस टाइप के कंपेरिजन को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कंपेरिजन। इनडायरेक्ट कंपेरिजन मतलब जब एक अननोन एक कैलिब्रेटेड सिस्टम के साथ कंपेयर होगा तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कंपेरिजन। जब एक नोन दूसरे नोन सिस्टम के साथ कैलिब्रेट होगा तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट कंपेरिजन। ठीक, एक स्केल और दूसरे स्केल को देखिए आप, उन दोनों को मिलाइए और वो दोनों एक साथ मैच कर जाएं, ये कंपेरिजन कैसा है? डायरेक्ट कंपेरिजन। एक लकड़ी को एक स्केल के साथ आप कंपेयर करें और बताएं कि ये लकड़ी भी 14 इंच की है या 12 इंच की है, इस टाइप के कंपेरिजन को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट कंपेरिजन। आंसर क्या है? इनडायरेक्ट कंपेरिजन। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग इज अ लाइन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। देखिए चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़े होंगे ढेर सारे स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स, ढेर सारे मतलब 3 तो हर हालत में पढ़े होंगे आपने। सबसे पहले पढ़ा होगा लाइन स्टैंडर्ड, फिर पढ़ा होगा एंड स्टैंडर्ड और उसके बाद पढ़ा होगा वेवलेंथ स्टैंडर्ड। लाइन स्टैंडर्ड्स क्या होता है? अगर आपको दो लाइन के बीच में कुछ मेजर करना है, दो एंड्स के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक, लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन पे, ठीक, कुछ कैलिब्रेटेड लाइंस बनी होंगी उसके ऊपर, वहाँ से अगर आप कुछ मेजर कर रहे हैं तो वो क्या है? वो लाइन स्टैंडर्ड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। और अगर आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जो वेवलेंथ पे काम कर रहा है तो आपका कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं? वेवलेंथ स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्लिप गेज में कोई स्केल टाइप की नहीं होती, माइक्रोमीटर पे भी कोई स्केल नहीं होती। माइक्रोमीटर भी क्या करता है? दो जॉ के बीच का ही गैप मेजर करता है ना कि कितना हो गया। इसी तरीके से एंड्स बार ही होते हैं। सिर्फ मेजरिंग टेप मतलब आपके पास जो सिंपल स्केल होती है या जिसको आप फीता बोलते हैं, फीता पे ही क्या होता है? एक लाइन से आप नापते चले जाते हैं, 1 फुट 2 फुट 4 फुट या 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो इस टाइप के स्टैंडर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन स्टैंडर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? मेजरिंग टेप। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन का ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कैलिब्रेशन, इन स्टेटमेंट्स को चेक करने से पहले आपको जानना चाहिए कि कैलिब्रेशन का क्या मतलब होता है। किसी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आप ऑपरेशन में करते हैं, काम करते हैं धीरे धीरे उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होती जाती है। या दूसरे सेंस में कहें कि वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, वो रियल वैल्यू को मेजर करना धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है या उसमें एरर्स आ जाते हैं। ठीक, तो इन एरर्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट की ओवरहॉलिंग करते हैं। ओवरहॉलिंग से क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट को फिर से हम लोग प्रॉपरली सेट कर लेते हैं। इस पूरे ही सिस्टम को हम लोग कैलिब्रेशन बोलते हैं, समझे? तो कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से एक पुराने इंस्ट्रूमेंट को हम फिर से रिपेयर करके एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक, और अब क्या है कि ये कैलिब्रेशन हर इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी इसलिए कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो काम करते रहे और हमेशा एक्यूरेट मेजरमेंट दे। कुछ ना कुछ हर इंस्ट्रूमेंट में खराबी आती है, तो हर इंस्ट्रूमेंट को कुछ टाइम के बाद कैलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ टाइम के बाद मतलब कैलिब्रेशन के कुछ अलग अलग तरीके हैं। डेली कैलिब्रेशन, वीकली कैलिब्रेशन, मंथली कैलिब्रेशन, पीरियोडिकली कैलिब्रेशन, कई टाइप से आप लोग कैलिब्रेट करते हैं। और जब भी आप कैलिब्रेट करेंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा? रेस्ट में लेके जाना पड़ेगा। वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ी देर के लिए आइडियल रहेगा, कोई मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आप लोग खुद
ओवरहॉलिंग कर रहे होंगे उस वक्त। तो हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन अब। इन कास्टिंग एंड फैब्रिकेशन शॉप द मेजरमेंट मेड आर मोर प्रिसाइज नेचर एज कंपेयर टू दोज मेड इन मशीन शॉप एंड टूल रूम। ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि कास्टिंग और फैब्रिकेशन में ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत होती है कंपेयर टू मशीन शॉप और टूल रूम। स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा डायमेंशन खराब रहती हैं तो वो प्रोसेस कौन सा है? कास्टिंग, ठीक, और फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट तो पूर्णतः गलत है, इसकी तरफ तो हम लोग ध्यान जाएगा ही नहीं। अपने को ट्रू मतलब इस स्टेटमेंट को देखना है, ठीक। तो स्टेटमेंट नंबर इज टोटली फॉल्स। स्टेटमेंट बी पे आते हैं। पीरियोडिकल कैलिब्रेशन इज मेड फॉर ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग पीरियोडिकल कैलिब्रेशन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते हैं भाई। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। फिर भी हम लोग आगे के स्टेटमेंट देखते हैं। देयर इज नो नीड फॉर ऑफ पीरियोडिक कैलिब्रेशन इन यूनिवर्सल माइक्रोस्कोप। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, हर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो स्टेटमेंट सी इज फॉल्स। स्टेटमेंट डी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ही मतलब कैलिब्रेशन है, और हर हालत में हर इंस्ट्रूमेंट की आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर वह क्या है कि पीरियोडिकल कैलिब्रेशन इज मेड फॉर ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज टू चेक द हार्डनेस ऑफ द गेजिंग सरफेस ऑफ स्क्रू रिंग गेज। हार्डनेस को चेक करने के लिए हमेशा हम लोग स्क्रैच टेस्ट ही करते हैं, क्योंकि हार्डनेस की जब आप लोग डिफिनीशन पढ़े होंगे ना, तो हार्डनेस को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि किसी सरफेस के ऊपर जब आप स्क्रैच मार दोगे, जितनी स्ट्रेस पे मारेंगे स्क्रैच वही उसका हार्डनेस होगा, जितना ज़्यादा लेगा उतना ही ज़्यादा। तो हार्डनेस को चेक करने के लिए हम लोग हमेशा स्क्रैच टेस्ट का ही यूज करते हैं, याद रखना है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट गेज या मशीन टू इंस्पेक्ट द पैरेलल स्क्रू रिंग गेज। पैरेलल स्क्रू रिंग गेज को चेक करने के लिए कौन सी बेस्ट गेज या बेस्ट मशीन है, ठीक। देखिए, इसमें इन सब में जो ऑप्शन है उनमें सबसे बेस्ट क्या दिख रहा है आपको? कंपरेटर्स, ठीक। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? कंपरेटर। याद रखना है, स्क्रू गेज, पैरेलल स्क्रू रिंग गेज को इंस्पेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? कंपरेटर। इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या है? कैलिब्रेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कंपरेटर का, ठीक। हर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? आप अगर पटरी प्रकार से एक एंगल बनाइए, ठीक, तो वो एंगल सही बना है या नहीं बना है इसके चेक करने के लिए आपको चांदा की जरूरत पड़ती है ना। उसी तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी कि सही मेजरमेंट किया या नहीं किया। तो इसी सीरीज में पैरेलल स्क्रू रिंग गेज को चेक करने के लिए या कैलिब्रेट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी? कंपरेटर की। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज टू कैलिब्रेट स्लिप गेज। स्लिप गेज को कैलिब्रेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है? दैट इज द इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर स्लिप गेज को कैलिब्रेट करता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर चेकिंग ऑफ स्लिप गेज विद इंटरफेरोमीटर। अब क्या हुआ कि स्लिप गेज को इंटरफेरोमीटर कैसे कैलिब्रेट करता है? ऑप्शन क्या है? बोथ एंड ऑफ गेज एग्जामिन्ड साइमल्टेनियसली। देखिए, स्लिप गेज क्या होता है? स्लिप गेज वो डिवाइस होती है जो एंगल को मेजर करने के काम आती है, ठीक। कैसे करते हैं? दो गोले होते हैं, उन गोलों के बीच की डिस्टेंस और जितना वो इंक्लाइंड सरफेस पे लगाती है उसके बीच का एंगल हम लोग मेजर करते हैं। इसी तरीके से हम लोग स्लिप गेज से काम ले रहे थे। अब स्लिप गेज जब खराब हो जाता है तो उसके लिए जब इंटरफेरोमीटर आता है तो वो किस तरीके से काम करता है? सवाल ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? बोथ एंड ऑफ गेज एग्जामिन्ड साइमल्टेनियसली, दोनों एंड्स को एक साथ मेजर करता है। राइट एंड को पहले करता है, लेफ्ट एंड को पहले करता है, या कैसे भी करे, ठीक। तो कैसे भी करने से काम नहीं चलेगा और एक एक एंड से भी काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों एंड्स को एक साथ देखना पड़ेगा इंटरफेरोमीटर को कि स्लिप गेज आपका सही है या नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए, बोथ एंड्स ऑफ गेज एग्जामिन्ड साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंप्यूट एब्सोल्यूट लेंथ व्हेन स्लिप गेज आर कैलिब्रेटेड बाय इंटरफेरोमीटर। इन जो दोनों आपके रोलर्स होते हैं ना, उन दोनों रोलर्स के बीच की जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए जब स्लिप गेज इंटरफेरोमीटर से कैलिब्रेट हो रहा होता है तो उस एब्सोल्यूट लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे। ठीक, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्लाइड रूल। ठीक, खिसकने वाली ये रूल आती है, वो बताती है यहाँ से यहाँ तक की है उन दोनों रोलर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज द एब्सोल्यूट लेंथ। ठीक, इसको याद रखना है आपको कि स्लाइड रूल का हम लोग यूज करते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है आपको जब आप लोग स्लिप गेज का इंटरफेरोमीटर के साथ कैलिब्रेशन कर रहे होंगे। तो क्या क्या यूज करने वाले हैं आप लोग यूज करने वाले हैं स्लाइड रूल। स्लाइड रूल किस लिए यूज करने वाले हैं, दोनों बॉल्स के बीच की या दोनों रोलर्स के बीच की एब्सोल्यूट लेंथ को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ माइक्रोमीटर आई पीस इन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंपेयर द लेंथ ऑफ टू स्लिप गेज। दो स्लिप गेजों को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो जो ये माइक्रोमीटर में आई पीस लगा होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है। ठीक, माइक्रोमीटर सबने देखा होगा अपने अपने कॉलेज में, तो उसमें क्या करते हैं ना, एक जगह से आंख लगा के देखते हैं कि हाँ उसके अंदर क्या चल रहा है, उसी को हम लोग आई पीस बोलते हैं। ठीक, और उस आई पीस का क्या काम होता है, वो फ्रैक्शन ऑफ बैंड्स को मेजर करता है। ठीक, मेजर द फ्रैक्शन ऑफ बैंड्स, आंसर ऑप्शन ए सही है। जो बैंड्स बन बन के आते हैं उनके वो कितना बैंड्स बन रहा है किस तरीके से, ठीक उसको मेजर करता है माइक्रोमीटर की आई पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय केयरलेस हैंडलिंग। केयरलेस हैंडलिंग से क्या होगा, ऑप्शन है आपको सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर, नन ऑफ द मेंशन। देखिए एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर हालत में उम्मीद है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो आपको रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर के बीच के डिफरेंसेस जितने भी हैं वो बार बार पढ़ के रखने हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है या ग्रॉस एरर क्या होता है या रैंडम एरर क्या क्या होता है। देखिए सिस्टमेटिक एरर जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, सिस्टम के में जो एरर हो जाए उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। सिस्टम क्या है, आप मेजरमेंट कर रहे हैं ना, मेजरमेंट सब्जेक्ट है तो आप मेजर ही कर रहे होंगे, मेजर कर रहे होंगे तो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे होंगे। अगर उस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक, अब उस एरर को करते हुए आपसे कोई गलती हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। ठीक, अब सिस्टमेटिक एरर और ग्रॉस एरर के अलावा कोई गलती हो जाए उसको हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक, कितना सिंपल है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं वो अगर गलती करे तो सिस्टमेटिक एरर, मेजर करते हैं अगर अपने से गलती हो जाए तो ग्रॉस एरर, और इन दोनों के अलावा अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। और भी हो सकता है, ठीक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं ढेर सारे। ठीक, तो मेजर करते वक्त ढेर सारा गलतियां होती रहती हैं। ठीक, इसमें क्या है भाई, केयरलेस हैंडलिंग। हैंडलिंग कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, मतलब ये गलती किसकी वजह से हो रही है, ये आपकी वजह से हो रही है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ग्रॉस एरर, ऑप्शन बी। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है कि ग्रॉस एरर आर मोस्टली ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, जजमेंट एंड केयर ऑन द पार्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब ग्रॉस एरर क्या होते हैं कि आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज ही ना हो और आप मेजर करने चले जाएं तो जो गलतियां होंगी उनको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस एरर। ठीक, जजमेंट, आप कुछ मेजर किए और वहाँ से डिसीजन ही नहीं ले पाए, उसकी वजह से जो गलतियाँ हुई उसको ग्रॉस एरर में हम लोग डालते हैं। ठीक, तो केयरलेस हैंडलिंग की वजह से जो एरर होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सिस्टम विल बी एरर फ्री इफ वी रिमूव ऑल सिस्टमेटिक एरर। क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है कि एक सिस्टम एकदम एरर फ्री हो जाएगा अगर हम उसमें से सारे सिस्टमेटिक एरर्स को निकाल लें। देखिए हमने क्या बताया, एरर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में 3 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कौन सा, सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट, दूसरा कंपोनेंट आप, और तीसरा कंपोनेंट इन्वायरमेंट।
इन तीनों की वजह से अलग अलग टाइप के एरर हो रहे हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर हो रहा है तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर बोल रहे हैं। अगर आपकी वजह से हो रहा है तो उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोल रहे हैं। और अगर कोई अननोन चीज़ की वजह से हो रहा है या इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से हो रहा है तो उसको हम लोग रैंडम एरर्स बोल दे रहे हैं। ठीक, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर किसी सिस्टम से हम लोग सारे सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर दें तो क्या सिस्टम एरर फ्री हो जाएगा। सिस्टमैटिक एरर कौन से हैं, जो इंस्ट्रूमेंट से एरर हो रहे हैं। ठीक, लेकिन फिर भी तो आप बैठे हैं एरर गलतियां करने के लिए और इन्वायरमेंट है गलतियां करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है। अगर आप सिर्फ किसी सिस्टम से सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर रहे हैं तब भी उसमें रैंडम एरर हो सकता है और ग्रॉस एरर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है कि किसी भी सिस्टम से अगर आप सिस्टमैटिक एरर को निकाल देंगे तो सिस्टम एरर फ्री हो जाएगा। हरगिज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रॉस एरर और रैंडम एरर उसमें उपस्थित रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज कॉज्ड बाय पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन की वजह से कौन सा एरर होगा, हमने आपको अभी बताया। ठीक, अगर इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई एरर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। हाउ सिस्टमैटिक एरर आर एलिमिनेटेड। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा है। अब उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर हो रहा है उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब ख़त्म कर सकते हैं। दो ही रास्ते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंट को फिर से आप कैलिब्रेट कर दें या तो उस इंस्ट्रूमेंट को ही रिप्लेस कर दें। इन दोनों ऑप्शन में देखिए कोई मिल रहा है। फ्रिक्वेंट मेजरमेंट, मतलब कभी कभी मेजरमेंट कर लें, कोई प्रॉब्लम कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है तो हर बार मेजरमेंट जब करेंगे तो एरर के साथ ही आएगा। ऑप्शन बी, रिप्लेसमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता था कि इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना पड़े या उसकी ओवरहॉलिंग करनी पड़े। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इस सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन बी। क्या करना पड़ेगा आपको, रिप्लेस करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट को। ठीक, फिर से बता रहा हूँ, सिस्टमैटिक एरर को एलिमिनेट करने के या दूर करने का दो ही तरीका है, या तो आप इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर दें या तो इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर दें। ठीक, बाकी कोई तरीका नहीं है। ऑप्शन में रिप्लेसमेंट है तो अपना आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 17, जीरो एरर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। बोल रहे हैं हम लोग कि जीरो एरर इंडिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर, किसी इंस्ट्रूमेंटल एरर का इंडिकेशन है हर हालत में। जीरो एरर क्या होता है ना, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो कभी कभी फॉल्स रीडिंग प्रोवाइड कराता है, उस फास्ट रीडिंग को ही हम लोग जीरो एरर्स बोलते हैं। ठीक, उस फास्ट रीडिंग को हम लोग जीरो एरर बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, जीरो एरर को भी बता सकता है। तो ये जीरो एरर कभी भी इंडिकेशन नहीं है एरर फ्री का। ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जीरो एरर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट क्या इंस्ट्रूमेंट का इंडिकेशन हो सकता है कि हाँ फॉल्स रीडिंग जब देगा ना तो वो जीरो एरर देगा और ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लगा, जीरो एरर रिफर्स टू द फॉल्स इंडिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट व्हेन द ट्रू वैल्यू इज जीरो एंड जीरो एरर कैन बी ट्रीटेड एज एन इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, अब देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटी विद इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्लोज जो एक्यूरेट वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही कम है। बहुत ही कम है का मतलब दोनों साथ साथ ही हैं। तो मतलब क्या है, ये क्या है, ये बताता है एक्यूरेसी। देखिए एरर क्या होता है, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, और ये जितना ही कम होगा उतना ही एरर फ्री होगा। और अगर कोई सिस्टम एरर फ्री है तो वो क्या है, वो एक्यूरेट है। ठीक, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दैट इज द एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर चेकिंग द एंगल ऑफ वी ब्लॉक विच इंस्ट्रूमेंट शैल बी यूज्ड।
इसके लिए कुछ नहीं है, आपको याद ही रखना है कि बेवल प्रोटेक्टर को हम लोग वी ब्लॉक के लिए यूज करते हैं। जब एंगल हम लोग करते हैं उसमें तो वी ब्लॉक के लिए यूज करते हैं बेवल प्रोटेक्टर। ठीक, तो आंसर क्या है? बेवल प्रोटेक्टर। एंगल गेज आर मेड ऑफ, देखिए हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। जनरली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो स्टील के ही बने होते हैं और उनके ऊपर एक लुब्रिकेंट लगा के हम लोग रखते हैं, ठीक, जिससे कि उनकी सरफेस पे रेस्टिंग ना होने पाए या जंग ना लगने पाए। ठीक, तो एंगल गेज भी किसका बना होता है? स्टील का ही बना होता है। आप लोग देखे होंगे अपने यहाँ चिपचिपा हो जाता है। कोई नया इंस्ट्रूमेंट जब निकाल के देते हैं आपको चेक करने के लिए तो क्या देखते हैं आप? वो बहुत चिकना चिकना होता है, चिपचिपा रहता है, तो वो लिब्रिकेंट रहता है इसलिए कि सरफेस पे रस्टिंग ना होने पाए, सरफेस खराब ना होने पाए। क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट की सरफेस खराब गई तो मेजरमेंट में एरर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एंगल गेज भी किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय। साइन बार का साइज किससे होता है? हमने पहले भी बताया था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू रोलर, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट लेंथ बोल रहे थे, जिसके लिए हम लोग स्लाइड रूल का यूज कर रहे थे। ठीक, तो साइन बार के लिए जो आपको स्पेसिफाई करते हैं साइन बार को, वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू रोलर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बार आर ऑलवेज यूज्ड विथ। साइन बार हमेशा किसके साथ यूज होता है? तो साइन बार हमेशा स्लिप गेज के साथ यूज होता है। अकेला साइन बार यूज नहीं होता, स्लिप गेज के साथ ही साइन बार यूज होता है। ये थे आज के लिए पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। चैप्टर नंबर 2 लेके हम कल आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।